दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। दोस्तों, ये कहानी नायरा नाम की एक लड़की की है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल है। नायरा शहर के जाने माने बिजनेसमैन शेखर सिंघानिया की बेटी थी। नायरा शेखर सिंघानिया की इकलौती बेटी थी जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। शेखर सिंघानिया ने नायरा को बहुत ही नाजों से पाला था। नायरा की माँ काफी समय पहले ही गुजर गई थी। शेखर सिंघानिया ने मान्यता नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। मान्यता सिंघानिया नायरा को कोई खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन नायरा ने उन्हें बचपन से ही अपनी माँ ही माना था। शेखर सिंघानिया काफी टाइम से बीमार थे। नायरा का ज्यादातर टाइम शेखर सिंघानिया की देखभाल में ही गुजरता था। नायरा का अभी कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ था। वह बहुत ही नादान और भोली लड़की थी जिसने कभी कोई परेशानी नहीं देखी थी। उसे अच्छे बुरे लोगों में भी फर्क नहीं पता था। वह बहुत जल्दी ही किसी पर भी भरोसा कर लिया करती थी। लंबी बीमारी के कारण शेखर सिंघानिया का देहांत हो चुका था। इस बेरहम दुनिया में नायरा की परवाह करने वाला कोई नहीं था। नायरा अपने पिता की मौत के बाद गहरे सदमे में थी। शेखर सिंघानिया के देहांत के बाद मान्यता सिंघानिया ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। अभी उन्हें गुजरे हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि मान्यता सिंघानिया ने शेखर सिंघानिया के भरोसेमंद वकील को घर बुला लिया था। वे उनकी वसीयत के बारे में जानना चाहती थी। शेखर सिंघानिया के वकील रमेश मल्होत्रा जब घर आए तो उन्हें घर का माहौल काफी बदला हुआ लग रहा था। नायरा अभी अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठी हुई थी। वह उनको याद में गुमसुम बैठी हुई थी। वहीं मान्यता सिंघानिया ने उन्हें ड्राइंग रूम में बुलाकर उनसे वसीयत के बारे में पूछने लगी। वे कहने लगी, रमेश जी, अब शेखर जी नहीं रहे, ऐसे में उनकी जायदाद और बिजनेस का क्या होगा? मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। रमेश जी ने वसीयत का एक मोटा लिफाफा अपने बैग से निकाला और कहा, शेखर साहब ने अपनी वसीयत कई साल पहले ही तैयार करवाई थी। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ। रमेश जी ने वसीयत पढ़नी शुरू की। वसीयत के अनुसार शेखर सिंघानिया ने अपनी पूरी संपत्ति और बिजनेस का 80% हिस्सा नायरा के नाम किया था, जबकि 20% हिस्सा मान्यता को दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट लिखा था कि जब तक नायरा की शादी नहीं हो जाती उसकी जायदाद और बिजनेस की जिम्मेदारी वकील रमेश मल्होत्रा के गाइडेंस में ही रहेगी। वसीयत सुनते ही मान्यता सिंघानिया का चेहरा गुस्से और नाराजगी से लाल हो गया था। उन्होंने तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया कि ये कैसे हो सकता है? मैं उनकी पत्नी हूँ और उन्होंने मुझे सिर्फ 20% ही दिया है। वह कहने लगी कि नायरा को तो आप अच्छे से जानते हैं, उसे दुनियादारी की समझ नहीं, वह इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी? रमेश जी ने शांति से कहा, शेखर साहब ने वसीयत पूरी समझदारी और अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई थी। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह सुनकर मान्यता जी अंदर ही अंदर बौखला गई थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए एक झूठी मुस्कान चेहरे पर लाई और बोली, ठीक है, मैं तो बस नायरा का भला चाहती हूँ, लेकिन उसे अभी बिजनेस की कोई समझ नहीं है। मुझे ही सब संभालना होगा। उसी समय नायरा कमरे में आ गई। उसने सब कुछ सुन लिया था। वे एकदम मासूमियत से बोली, मैं पापा के बिना कुछ नहीं समझ सकती, आप जो भी ठीक समझे वही करें। मान्यता जी ने यह सुनकर राहत की सांस ली। वे जानती थी कि नायरा की मासूमियत का फायदा उठाना अब आसान होगा। तभी रमेश जी ने वसीयत में लिखी एक और बात बताई कि नायरा की सारी जायदाद और कंपनी की जिम्मेदारी शादी के बाद उसके पति को दी जाएंगी और नायरा बिना अपने पति के साइन के किसी को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकती थी और नायरा का पति भी बिना उसकी इजाजत के कंपनी का कोई भी फैसला नहीं कर सकता था। नायरा ने रमेश जी की बात ध्यान से सुनी और वह थोड़ी नर्वस हो गई थी। वह जानती थी कि उसे ना तो बिजनेस की समझ थी और ना ही शादी जैसे बड़े फैसले लेने के लिए वह तैयार थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस वह अपने कमरे में चली गई। लेकिन मान्यता सिंघानिया नायरा के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाने लगी थी। मान्यता सोचने लगी कि अगर वे नायरा की शादी किसी ऐसे लड़के से करवा दें जो उनकी बातों को मानता रहे तो वे नायरा की जायदाद और बिजनेस पर आसानी से कब्जा कर सकती हैं। उन्होंने अपने प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद मान्यता ने अपने पुराने दोस्त के बेटे रोहन को बुलाया था। रोहन दिखने में काफी अट्रैक्टिव था, लेकिन वह अंदर से लालची और चालाक था। मान्यता सिंघानिया ने उसे नायरा से मिलाने के लिए तैयार किया था और कहा था कि अगर तुम नायरा को शादी के लिए मना लो तो ये जायदाद तुम्हारे और मेरे हाथों में होगी। दूसरी तरफ नायरा अभी भी अपने पिता की मौत के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थी। रमेश जी अक्सर ही उससे मिलने आते और उसे बिजनेस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करते रहते थे। इसी दौरान एक दिन नायरा की मुलाकात आर्यन नाम के एक लड़के से हुई थी। आर्यन एक बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह अपने चाचा के साथ बिजनेस के कामों में उनकी मदद करता था। आर्यन नायरा को पहली बार रमेश जी ने ही मिलवाया था। वह अक्सर ही आर्यन को अपने साथ नायरा के घर ले जाया करते थे। आर्यन ने नायरा से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन नायरा ने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की। एक दिन नायरा लॉन में बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। आर्यन ने उसे देखा। वह उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। उसकी भोली सी सूरत को देखकर उसके दिल ने धड़कना शुरू कर दिया था। नायरा ने अपनी नजर उठाकर उसे देखा तो उसने घबरा कर अपनी नजरें झुका ली थी। नायरा ने आर्यन को बैठने के लिए कहा, लेकिन आर्यन का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। नायरा ने मुस्कुराते हुए आर्यन से पूछा कि आप ठीक तो हैं? आर्यन ने सादगी से जवाब दिया, जी मैं ठीक हूँ। वह बस उसके पास रमेश जी के किसी काम से आया था।
धीरे धीरे नायरा ने आर्यन से बातचीत करना शुरू कर दिया था। आर्यन ने नायरा को समझाया कि वह खुद पर भरोसा करे और अपने पिता की विरासत को संभालने की कोशिश करे। इस बीच रोहन ने नायरा को इम्प्रेस करने के लिए कई कोशिशें की। वह उसे महंगे गिफ्ट देता और उसकी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश करता था, लेकिन नायरा आर्यन की बातों को समझकर अब अपने फैसले खुद लेने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने नायरा को बिजनेस की बारीकियां सिखानी शुरू कर दी थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। धीरे धीरे वह आर्यन पर भरोसा करने लगी थी। जब मान्यता ने देखा कि नायरा और आर्यन के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो वह परेशान हो गई थी। उसने रोहन को नायरा के करीब लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नायरा पहले जैसी मासूम और नादान नहीं रही थी और अपने फैसले खुद करने लगी थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आर्यन को उसके करीब करना रमेश मल्होत्रा की एक चाल थी। वह आर्यन की शादी नायरा से कराना चाहते थे, लेकिन प्यार का नाटक करते करते कब आर्यन नायरा को सच में प्यार कर बैठा था, इस बात का उसे भी अंदाजा नहीं था। नायरा और आर्यन के बीच रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। आर्यन अब न केवल नायरा को बिजनेस की समझ दे रहा था, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी कर रहा था। नायरा का आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ने लगा था। वह अपने पिता की कंपनी के छोटे छोटे फैसले लेने लगी थी और उसने वकील रमेश मल्होत्रा की गाइडेंस में काम करना शुरू कर दिया था। मान्यता और रोहन के प्लान नाकाम होते जा रहे थे। नायरा अब रोहन की चालाकी और दिखावे को पहचानने लगी थी। वह रोहन से दूरी बनाने लगी थी। मान्यता जी ने देखा कि उनका प्लान काम नहीं कर रहा, तो वह नायरा पर दबाव डालने की कोशिश करने लगी, लेकिन नायरा पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। उसने साफ कह दिया कि वह अपने फैसले खुद लेगी और किसी के दबाव में नहीं आएगी। आर्यन, जो शुरू में रमेश मल्होत्रा के कहने पर नायरा के करीब आया था, अब वह खुद को गिल्टी महसूस करने लगा था। वह नायरा से सच बोलना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने नायरा को सच बता दिया तो वह हमेशा के लिए उसे खो देगा। आर्यन को यह एहसास होने लगा था कि वह नायरा से सच्चा प्यार करने लगा है। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी और अपने पिता की विरासत को संभालने का जुनून आर्यन को और भी ज्यादा नायरा की ओर खींच रहा था। नायरा भी आर्यन के लिए अपने दिल में कुछ तो महसूस करने लगी थी। नायरा भी आर्यन को चोरी चोरी देखा करती थी। एक दिन नायरा जल्दी जल्दी ऑफिस की सीढ़ियों से उतर रही थी। अचानक वह आर्यन से टकराकर गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया था। एक दूसरे के करीब आने से दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वह दोनों एक दूसरे के दिल की बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर पा रहे थे। वह दोनों एक दूसरे की निगाहों में खो गए थे। आर्यन ने खुद को संभाला और नायरा भी आर्यन से पीछे हो गई थी। आर्यन ने नायरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था और धीरे से उसके कान के पास जाकर कहने लगा, नायरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो मैं बहुत दिनों से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नायरा की सांसें थम सी गई थीं। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या कहना चाहते हो आर्यन? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नायरा, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ और अब ये और नहीं छुपा सकता। मुझे डर है कि अगर मैंने सच बताया तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें धोखे में भी नहीं रख सकता। नायरा ने अपने हाथ को धीरे से छुड़ाते हुए कहा, सच ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो आर्यन? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी सच्चाई बताई कि वह रमेश मल्होत्रा के कहने पर उसके करीब आया था। वह तुम्हारे पिता के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने यह सब अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बदल गया है। मैं अब तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं खुद से भी नफरत करता हूँ कि मैंने ऐसा किया। नायरा की आंखें छलक आई थीं। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और हैरानी थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और फिर मेरे करीब आकर मुझसे झूठ भी बोलते रहे? आर्यन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आर्यन ने विवश होकर कहा, नायरा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने सच इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सब कुछ साफ साफ हो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ नायरा। नायरा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आर्यन, प्यार की बुनियाद झूठ और धोखे पर नहीं टिकी रह सकती। यह कहकर नायरा वहां से चली गई थी। आर्यन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया था। उसने महसूस किया कि अब उसे नायरा का भरोसा और प्यार वापस पाने के लिए अपने किए की माफी मांगनी होगी। इस घटना के बाद नायरा ने खुद को पूरी तरह से बिजनेस में झोंक दिया था। उसने तय कर लिया था कि अब वह किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करेगी और अपनी ताकत से अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। रमेश मल्होत्रा ने भी महसूस किया कि नायरा अब इतनी सक्षम हो चुकी है कि वह अपने फैसले खुद ले सकती है। आर्यन ने अपनी गलती का एहसास था और उसने फैसला किया कि अब वह नायरा का भरोसा वापस पाने के लिए अपने सच्चे इरादों से मेहनत करेगा। उसने अपने चाचा के बिजनेस में और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी और खुद को एक ईमानदार और जिम्मेदार इंसान साबित करने की कोशिश कर रहा था।
दूसरी ओर नायरा अपने पिता की कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में पूरी तरह व्यस्त हो चुकी थी। एक दिन नायरा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था। यह मीटिंग कंपनी के लिए बेहद जरूरी थी, लेकिन मीटिंग से पहले नायरा के ऑफिस में से एक फाइल गायब हो गई थी जो इस प्रोजेक्ट के लिए बेहद जरूरी थी। नायरा परेशान थी कि इतनी इम्पोर्टेंट फाइल गायब कैसे हो गई। तभी अचानक आर्यन वहां पहुंचा और उसने कहा, मैंने इस फाइल को ढूंढ लिया है। नायरा ने चौंकते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? आर्यन ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है और मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। नायरा ने फाइल लेते हुए धीरे से कहा, थैंक यू। नायरा ने मीटिंग में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल गया था। इसके बाद नायरा ने आर्यन से कहा, तुम्हारी मदद के लिए थैंक्स, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आर्यन ने जवाब दिया, नायरा मैं बस तुम्हें यह दिखाना चाहता हूँ कि मैं बदल चुका हूँ। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और तुम्हारे भरोसे को फिर से जीतना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वह माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। नायरा उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा देख पा रही थी। उसने कहा, आर्यन तुम रमेश अंकल की परीक्षा में सफल हो गए हो। तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन मेरा भरोसा लौटने में वक्त लगेगा। अगर तुम सच में बदल गए हो तो वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद आर्यन ने अपने काम और नायरा की मदद करके ये साबित कर दिया था कि वे एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। समय बीतने के साथ साथ नायरा और आर्यन के बीच नज़दीकियां फिर से बढ़ने लगी थी। एक दिन आर्यन ने नायरा से कहा, मैंने जो कुछ भी खोया है उसे वापस पाने की कोशिश में मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार भरोसे और सच्चाई पर टिकता है आर्यन। तुम्हारी मेहनत ने मुझे यकीन दिलाया है कि तुम बदल चुके हो। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ, लेकिन याद रखना अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आर्यन ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ महीनों बाद नायरा और आर्यन ने एक सिंपल से फंक्शन में शादी कर ली थी। अब वे दोनों मिलकर नायरा के पिता के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे। नायरा और आर्यन का रिश्ता अब सच्चाई, विश्वास और प्यार पर आधारित था। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।